चीन में कल एक अहम बैठक होने जा रही है। रविवार से ये बैठक शुरू होगी। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की ये बैठक है और यहाँ पर इसको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बैठक पिछले कुछ वर्षों में इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि तीसरी बार शी जिनपिंग जो है वो महासचिव पार्टी के बन सकते हैं। मतलब ऑल पावरफुल वो होंगे। माओ के बाद शायद सबसे ज्यादा पावरफुल नेता, सबसे ज्यादा मजबूत नेता वही यहाँ पर होंगे। 2 टर्म के बाद, आमतौर पर जो पहले उनका संविधान था उसमें 2 टर्म प्रेसिडेंट रहने के बाद या महासचिव रहने के बाद इसे छोड़ा जाना जरूरी था, लेकिन हाल में कुछ बदलाव किए गए हैं इसके संविधान में और उसके बाद अब शी जिनपिंग के बारे में माना जा रहा है कि वो एक बार फिर से महासचिव बनेंगे। इसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। एक सवाल यह है कि क्या इस बैठक में कोई उनका उत्तराधिकारी भी घोषित होगा या फिर एक संदेश देते हुए कोई उत्तराधिकारी घोषित नहीं होगा। इसका यह मतलब होगा कि जब तक वो चाहें तब तक वहां पर वो बने रह सकते हैं। दूसरी चीज जो बताई जा रही है कि अगर वो बने रहते हैं तो उनका जिस तरह का कामकाज का तरीका है, जो उन्होंने एक विजन के तौर पर जो बदलाव किए हैं, वो किस तरह से दुनिया भर में देखा जाएगा। अमेरिका के साथ रिश्तों का क्या होगा, भारत का क्या होगा, भारत के साथ रिश्तों के मायने क्या होंगे उनके बने रहने के बाद। लेकिन एक बहुत अहम चीज जो देखी गई वो ये कि बीजिंग की सड़कों पर एक बड़ा व्यस्त इंटरसेक्शन है सड़क पर, वहां पर ये पोस्टर लगाए गए। 2-3 पोस्टर वहां पर लगाए गए। किसने लगाए ये नहीं पता है, लेकिन ये पोस्टर लगाए गए। इसमें कहा गया कि यहां पर पीसीआर टेस्ट नहीं बल्कि खाना चाहिए। कहा गया कि विजन नहीं, जिस तरह से वहां पर जीरो कोविड को लागू किया जा रहा है वो नहीं, बल्कि बेहतर स्थिति होनी चाहिए। एक ये विरोध का स्वर वहां पर सुनाई दिया है। अब हुआ ये है कि इसको लेकर ये जो पोस्टर्स जो हैं वो काफी वायरल वहां पर जो सोशल मीडिया वीचैट है उस पर हो गए। अब वहां पर क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया से इसको चुन चुनकर हटाया जा रहा है और उस व्यक्ति की खोज चल रही है जिसने ये पोस्टर लगाया। अभी तक वो मिला नहीं है और मिलेगा तो ये समझने वाली बात है कि उसका होगा क्या। लेकिन चीन में जो ये एक अहम बदलाव है, ये अहम डेवलपमेंट है, इस बैठक में जो शुरू होगा उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। अशोक सज्जनहार हैं, पूर्व राजदूत हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और ऋतुषा तिवारी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। सज्जनहार सर, ये जो बैठक है वो कई तरह की चीजें बता रहा है, चीन के बारे में भी और उसके जो दुनिया भर से रिश्ते हैं उसके बारे में भी। चीन में एक स्वर विरोध का दिखा है, लेकिन आश्चर्यजनक यह है कि पार्टी के अंदर से, खुद कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर से बहुत ज्यादा इसको लेकर कोई सुगबुगाहट या विरोध नजर नहीं आ रहा। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कादम्बिनी, थोड़ा सा ये स्वर तो निकला है विरोध का, परंतु हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए जो इससे पहले भी ऐसे स्वर निकले हैं और इतने दबे दबे नहीं। वहां पर जो काफी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, चाहे पार्टी में हैं चाहे बिजनेस में हैं, उनकी तरफ से ये वाले ऐसे विरोध के स्वर पहले निकले हैं, परंतु शी जिनपिंग ने बहुत सफाई से, बहुत अच्छे तरीके से या तो इन सभी लोगों को दरकिनार कर दिया है, गिरफ्तार कर दिया है, उनके बारे में कुछ नहीं सुना जा रहा। तो इसीलिए मैं समझता हूं ये बिल्कुल बहुत ही अहम बात है जो आपने बताई है, जो ये वहां पर विरोध उतरा है, जो उनकी नीतियां हैं, पॉलिसीज हैं, चाहे जीरो कोविड को लेकर या फिर उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, चाहे रियल एस्टेट को लेकर या और चीजों को लेकर, तो थोड़ा सा विरोध तो निकला है, तो इसके ऊपर जरूर ध्यान देना चाहिए। परंतु ये मेरे विचार से किसी तरीके से कादम्बिनी, जो कल से आपने बताया है, जो इनकी ये जो कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस शुरू हो रही है और इसमें जो सबसे अहम मुद्दा होगा, जो शी जिनपिंग को तीसरी बार से फिर से ताजपोशी की जाए, जो उसमें कुछ इसका रुकावट आएगी इस विरोध की वजह से, तो वो मैं नहीं समझता हूं। मैं समझता हूं इनको तीसरी टर्म मिलने वाली है। आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों में, 2 सप्ताह पहले, जब शी जिनपिंग शंघाई समिट से आए थे, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के समिट से आए थे समरकंद से, तो तब भी 1-2 दिन के लिए ऐसी खबरें उड़ी थी, परंतु उनको बिल्कुल पूरी तरीके से
नकार दिया गया था। और अभी तो उनका जो परचम है शी जिनपिंग का, बहुत ऊपर लहरा रहा है और ये मेरे विचार से इस कांग्रेस के बाद और भी ज्यादा ताकतवर बनकर उभरने वाले हैं। जी रित्यूषा, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अमेरिका जो है अब बिल्कुल एंटी चाइना नजर आता है, और चाहे सेमीकंडक्टर की बात हो या फिर स्पाइंग को लेकर आरोप हो कि साइबर स्पाइंग हो रही है, या कई तरह के इस तरह के, जैसे साउथ चाइना सी में जो व्यवहार चीन का रहा है उसको लेकर अमेरिका का काफी सख्त रुख हो चुका है, तो इसका असर क्या वहां की इकोनॉमी पर आप पढ़ते देख रही हैं? क्योंकि कुछ जानकारों का मानना है कि इसका असर धीरे धीरे शुरू हो गया है, स्लोइंग डाउन ऑफ इकोनॉमी जो है वो वहां पर नजर आ रहे हैं। हालांकि इतना डेवलप्ड है कि स्लोइंग डाउन जो है वो भी शायद काफी धीरे हो और पूरा उसका इम्पैक्ट भी उसमें वक्त लगे। जी कादम्बनी, जहाँ तक अमेरिका के इस समय रुख की बात है, चाइना को लेके रुख काफ़ी स्ट्रिक्ट हो ही गया था, जैसा कि आपने बोला है। यूएस चाइना ट्रेड वॉर्स काफ़ी अब एक टाइम हो गया है लंबा, और जितने इश्यूज इमर्ज होके आए हैं इसमें वो अभी तक कंटिन्यूड हैं। चाहे यूएस का एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन हो चाइना पर, जिससे उसकी इकोनॉमी पे खासा असर पड़ा है, या फिर हुआवेई या अन्य चाइनीज कंपनीज का मुद्दा हो जो कि 5G टेक्नोलॉजी में काम कर रही हैं, जैसे ZTE वगैरह। और इस समय हाल फिलहाल में जो पैंडेमिक के दौरान सप्लाई चेन इश्यूज इमर्ज होके आए हैं इस तरीके की अनबन के कारण यूएस और चाइना के बीच में, वो सब कंटिन्यूड हैं और उनका एक सीधा असर उसकी इकोनॉमी पे पड़ता है। ये सच बात है कि इकोनॉमी के साथ साथ एक मामला ये भी है कि सिर्फ यूएस नहीं है। अगर चाइना की रेप्यूटेशन यूएस के साथ उतनी ठीक नहीं बैठ रही है तो फिर वो ओवरऑल जो एक वेस्टर्न ब्लॉक है जिसमें ग्रोइंग मिडिल पावर्स एंड ग्रोइंग इमर्जिंग इकोनॉमीज भी हैं कहीं ना कहीं तक शामिल, तो उनके साथ भी जो चाइना के आर्थिक संबंध है उन पर असर पड़ता है। तो ऐसे में जब चीन अपनी एक इकोनॉमिक रिकवरी की ओर देख रहा है तो ये एक्सपेक्टेड है कि इस प्रकार के इकोनॉमिक जो माहौल है उससे उबरने के लिए उसको कहीं ना कहीं उसने जो अपनी एक पर्टिकुलर ग्रेट पावर डिप्लोमेसी का सहारा लेने की कोशिश करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं जो शी जिनपिंग की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, डिजिटल और सिक्योरिटी मॉडल की जो एक अवधारणा हम पिछले लगभग 1 साल में देखते हुए आए हैं, उसके तहत मुझे ऐसा लगता है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के रिवाइवल की बहुत ज्यादा कोशिश की जाएगी। साथ में ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, जिसको GDI कह रहे हैं, ग्लोबल डेटा सिक्योरिटी इनिशिएटिव या फिर ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव GSI, इन सब के तहत मुझे लगता है एक बड़ा फ्रेमवर्क वो अपनी ग्रेट पावर डिप्लोमेसी की तरह करने की कोशिश करेंगे, और अमेरिका और वेस्टर्न ब्लॉक के बियॉन्ड जो भी उनके पास मार्केट में एक्सेस है उसको और एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। अशोक सज्जनार, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, जैसा रित्यूषा कह रही हैं कि डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा मार्केट हो सकता था चीन के आसपास भारत, उसके साथ भी जो 2020 में हुआ है LAC पर और जिस तरह से हमारे सैनिकों की जान गई, तो काफी डिस्टर्ब्ड है। जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं सुन रही थी, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो उनको जब पूछा गया फिर से LAC के सिचुएशन के बारे में, तो उन्होंने कहा 1 प्रॉब्लम लेस, यानी कि प्रॉब्लम्स कई सारे हैं, और जो एक अब विश्वास की कमी बन गई है 2020 की घटना के बाद, शायद फिर से स्थिति डिप्लोमेसी के बावजूद वैसी ना हो जैसा कि इस वक्त जरूरत पड़ने पे चीन करना चाहे। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कादम्बिनी, क्योंकि आई थिंक इसको देखिए स्टेप बाय स्टेप देखना चाहिए। चीन बहुत पहले से ये प्रयास कर रहा है बताने का भारत को, जो यहाँ पर हमारी सीमा पर जो ये टेंशन है, जो ये स्ट्रेस है, जो गलवान में 2020 में हुआ, जून में 20 हमारे सैनिक वहां पर शहीद हुए, तो इसको आप एक अपनी प्रॉपर जगह पर रखिएगा, और जो हमारे और संबंध हैं, ताल्लुकात हैं, उनको हमें आगे बढ़ाने का हमें बढ़ाना चाहिए। परंतु भारत ने ये कहा है जो हमारे जो संबंध हैं चीन के साथ, वो हमारे जो स्थिति है बॉर्डर पर, LAC पर, उस पर ही निर्भर करेगा। कैसी स्थिति है वही डिटरमिन करेंगे, वही डिसाइड करेंगे जो हमारे उनके साथ संबंध कैसे होते हैं। आपको याद होगा जो वहां के जो विदेश मंत्री हैं वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने ये बातचीत करने का प्रयास किया था जो हमको अपने संबंधों को नॉर्मलाइज करना चाहिए। कुछ दिन पहले आपने ये भी सुना होगा जो वहां के जो राजदूत हैं यहाँ पर भारत में, उन्होंने भी कहा जो सब बिल्कुल सामान्य हो गया है तो हमको साथ में मिलकर चलना चाहिए। और हमारे जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है।
अभी भी हमको डिसएंगेजमेंट करना है, वहां पर डी एस्केलेशन करना है। तो अभी भी वहां पर बॉर्डर पर, एलएसी पर मुश्किलात हैं, जिसको कि हम पहले चीन को ये करना पड़ेगा, उसको स्टेटस को एंटी अप्रैल 2020 का सिचुएशन पर लाना पड़ेगा। परंतु उसके बाद भी आपने बहुत ही ठीक बात कही है, जो ट्रस्ट डेफिसिट दोनों देशों में हो गया है, उसको पाटने में मेरे विचार से बहुत समय लगेगा जी। तो चीन तो यही चाहता है, जो हमारे दोनों देशों के बीच संबंध हैं वो सामान्य हो, जिससे कि विदेश जो अर्थव्यवस्था है, व्यापार है, वो आगे बढ़ सके, उसका जो निवेश है भारत में वो और आगे बढ़ सके। परंतु भारत ने एक बिल्कुल ही प्रिंसिपल्ड स्टैंड लिया है, जो जब तक एलएसी पर सामान्यता नहीं आएगी, हमारे संबंध वहीं पर फ्रोजन रहे। बिल्कुल, परिभाषा जो है सामान्य की फिलहाल बहुत अलग अलग लग रही है दोनों देशों की। लेकिन ऋतुषा, आपसे जानना चाहते हैं कि कंटिन्यूएशन ऑफ शी जिनपिंग, इससे क्या कोई चेंज आएगा? क्योंकि एक उम्मीद कई बार ये होती है कि अगर एक नेता जो है वो बहुत नॉर्मल उसका नहीं होता है, या एक तरह का उसकी पॉलिसी नहीं होती है, तो दूसरा नेता जब उसको सक्सीड करता है तो उससे उम्मीद होती है। लेकिन यहाँ पर तो शी जिनपिंग जो है वो कंटिन्यू करेंगे, तो भारत को उम्मीद क्या रखनी चाहिए अब? कादम्बनी, मुझे ऐसा लगता है कि शी जिनपिंग का जो अगला तीसरा टर्म है उसमें उनकी तरफ से एक सेंट्रल जो मैसेज है वो लगभग सिमिलर रहेगा। वो उसका टोन और टेनर चेंज होने की बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है। और अगर हम अंदर भी देखें कि सीपीसी में किस तरीके से पावर एक रीशफल हो रहा है इस पार्टी कांग्रेस के साथ, तो अगर आप फॉरेन अफेयर्स के ही कॉन्टेक्स्ट में देख लें तो यांग चिएची जो डायरेक्टर हैं पार्टी के सेंट्रल कमेटी के फॉरेन अफेयर्स ऑफिस के, उनको रिटायर होने की उनकी पूरी संभावना है। तो उस एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट पर भी अगर आप रीशफल देखें तो जिनके आने की बात कही जा रही है, लियू चिएची या फिर वांग यी, जो सबसे ज्यादा लाइकली कैंडिडेट माने जा रहे हैं, दोनों का ही जो फॉरेन पॉलिसी स्टैंड है वो टफ ही है। तो मतलब इवन सेंट्रल कमांड के शी जिनपिंग के अलावा भी अगर हम अंदर से देखें कि किस तरीके की आवाजें उनके साथ खड़ी होंगी फॉरेन अफेयर्स के मामले में, तो चाहे लियू चिएची आए चाहे वांग यी आए, दोनों का ही जो कंटिन्यूएशन है शी जिनपिंग के मैसेज का वो सिमिलर टोन और लेंथ के साथ रहेगा। तो जो एजेंडा जिसको आप कह रहे हैं कि और उससे हमारा रीजन कैसे इम्पैक्ट होता है और फिर इंडिया चाइना के बायलैटरल रिलेशन पे भी उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो ऊपर से जो एक ओवर आर्किंग जो नैरेटिव है वो तो ग्लोबल गवर्नेंस का है, लेकिन उसी के साथ आप रीजनल एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो शी जिनपिंग लेके चल रहे हैं, ताइवान की इंडिपेंडेंस का। तो इस तरीके के हार्ड लाइनर जो स्टैंड है ताइवान के रीयूनिफिकेशन की बात वो कर रहे हैं, तो किसी भी तरीके के रीशफल से भी सीपीसी का जो एक सिमिलर स्वर निकल के सामने आने वाला है वो शी की हार्ड लाइन पॉलिसी का ही आने वाला है। तो ऐसे में इंडिया और चाइना के जो कि पिछले स्पीकर ने भी कहा कि अगर हम आपस के रिलेशन को देखें तो संभलने की अभी कोई बहुत ज्यादा संभावना नहीं दिखाई दे रही है। जब तक चाइना की ओर से अपना फॉरेन पॉलिसी स्टैंड जो बहुत टफ और हार्ड लाइनर है वो थोड़ा शिथिल नहीं पड़ता है, तब तक कहीं से ब्रेक थ्रू की संभावना मुझे तो नहीं दिखाई दे रही।